हेलो एवरीवन। मैं क्षितेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा। कंपनी लॉ के पिछले लेक्चर में हमने कंपनी के निर्माण की 4 स्टेज प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पर चर्चा की थी। कंपनी लॉ के डिस्कशन को ही हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आज हम देखेंगे कि कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या कंटेंट्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसे कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि पार्षद अंतर नियम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्या कंटेंट हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या महत्व है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या बेसिक अंतर है इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। कंपनी के निर्माण के लिए बहुत सी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और बहुत से डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने प्रस्तुत करना होता है। इनमें से 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आम जनता कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकती है। इनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम। इसमें कंपनी के उद्देश्य और कंपनी के कार्य की सीमाओं का उल्लेख होता है। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंतर नियम। इसमें कंपनी के कार्य के संचालन के नियमों का उल्लेख किया जाता है। और तीसरा प्रमुख डॉक्यूमेंट है प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण। प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को परचेस करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। प्रॉस्पेक्टस को देखकर ही जनता कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आज हम कंपनी के दोनों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं। लॉर्ड क्रिंस ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को परिभाषित करते हुए कहा है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज द चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। अर्थात पार्षद सीमा नियम किसी कंपनी का चार्टर होता है और यह अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। कंपनी के मामलों के प्रसिद्ध जानकार एम शाह ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को परिभाषित करते हुए कहा है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रियली द फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड। यानी पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसलिए यह वास्तव में वह नींव या आधारशिला है जिस पर कंपनी का ढांचा आधारित होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार किसी भी देश की शासन व्यवस्था उस देश के संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही चलती है, उसी प्रकार कंपनी की शासन व्यवस्था या कंपनी का व्यवसाय कंपनी के पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही चलता है। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। इसमें इस बात का वर्णन होता है कि कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या है, कंपनी का कार्य का क्षेत्र क्या होगा, कंपनी के क्या अधिकार हैं और कंपनी की क्या शक्तियां हैं। इसके साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बात का विस्तार से वर्णन किया जाता है कि कंपनी का बाहरी व्यक्तियों के साथ संबंध कैसे होगा, कंपनी किस प्रकार से बाहरी व्यक्तियों के साथ एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और किस प्रकार से कंपनी बाहरी व्यक्तियों के साथ व्यवसाय का संचालन कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यह माना जाता है कि उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ज्ञान होगा और उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सारी बातों को पढ़ने के बाद ही कंपनी के साथ व्यवसाय करने का निर्णय लिया है। चूँकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर कहा जाता है और इसमें कंपनी के उद्देश्य और कार्य की सीमा निर्धारित होती है, इसलिए कंपनी को केवल वही कार्य करना चाहिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया हो। यदि कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है जिसका उल्लेख मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं किया गया है, तो ऐसा किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ माना जाता है और इसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विपरीत किए गए ऐसे सभी अल्ट्रा वायरस एक्ट अवैधानिक माने जाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन के समान दर्जा प्राप्त होने के कारण मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करना सरल नहीं होता। इसके परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। सभी प्रकार की कंपनियों को इनकॉर्पोरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करना जरूरी होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 सेक्शन 4 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कंपनियों के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करने के लिए निर्धारित फॉर्म टेबल ए से लेकर टेबल ई में दिए गए हैं।
ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड बाय शेयर्स हों, अर्थात जिनके अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, उन्हें टेबल ए में अप्लाई करना होता है। ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, अर्थात जिनके शेयर होल्डर्स का दायित्व उनके द्वारा निर्धारित की गई एक निश्चित राशि तक सीमित होता है, जितनी राशि की वो गारंटी देते हैं, और यदि उन कंपनियों की शेयर कैपिटल नहीं होती है तो उन्हें टेबल बी के अंतर्गत अप्लाई करना होता है। ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं और उनकी शेयर कैपिटल भी होती है, उन्हें टेबल सी के अंतर्गत अप्लाई करना होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अर्थात असीमित दायित्व वाली कंपनी जिनके अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है और जिनकी शेयर कैपिटल नहीं होती है, उन्हें टेबल बी के अंतर्गत अप्लाई करना होता है। इसके अतिरिक्त अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी जिनके अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है और जिनकी शेयर कैपिटल भी होती है, उन कंपनियों को टेबल ई के अंतर्गत अप्लाई करना होता है। इस प्रकार सभी कंपनियों को टेबल ए से लेकर टेबल ई तक निर्धारित प्रारूप में जो उन पर लागू हो उसके अनुसार इनकॉर्पोरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करना होता है। अब हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या क्या होते हैं। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसमें उन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है जिससे कंपनी की आधारभूत बातों की जानकारी सभी को प्राप्त हो सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुल 6 क्लॉज होते हैं। सबसे पहला होता है नेम क्लॉज, इसमें कंपनी के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस राज्य में स्थित है। तीसरा क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, यह कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इस क्लॉज में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी के निर्माण का उद्देश्य क्या है, कंपनी किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाली है, कंपनी के कार्य की सीमा क्या होगी। प्रत्येक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के दायरे में रहते हुए ही कार्य करती है। यदि किसी कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसका उल्लेख ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं किया गया है, तो ऐसा किया गया कार्य व्यर्थ माना जाता है। चौथा क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी के शेयर होल्डर्स के दायित्व की व्याख्या की जाती है। इसमें यह बताया जाता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का दायित्व लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा। यदि लिमिटेड दायित्व होगा तो वह लिमिटेड बाई शेयर्स होगा या लिमिटेड बाई गारंटी होगा। पांचवा क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी की पूंजी संरचना का वर्णन किया जाता है। इसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करेगी। कंपनी या तो पूंजी की व्यवस्था अपने साधनों से कर सकती है या कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था करने के लिए जनता को शेयर्स खरीदने के लिए प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से आमंत्रित कर सकती है। छठवां क्लॉज है एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में साइन करने वाले व्यक्तियों की जानकारी होती है और इस बात की घोषणा होती है कि उनके द्वारा एक कंपनी का एसोसिएशन किया जा रहा है। अब हम इन सभी क्लॉज पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि हम नेम क्लॉज की बात करें तो यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे पहला क्लॉज है। इसमें कंपनी के नाम का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक कंपनी की पहचान उसके नाम से ही होती है, इसलिए कंपनी को अपना नाम चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनी का नाम उसके व्यवसाय की प्रकृति से मिलता जुलता होना चाहिए। कंपनी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी का नाम वर्तमान विद्यमान किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और न ही केंद्र सरकार की दृष्टि से इसे अवांछित होना चाहिए। यदि कोई पब्लिक कंपनी होती है तो उसे अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखना होता है। इसी प्रकार प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना चाहिए और यदि 1 पर्सन कंपनी का निर्माण किया जा रहा है तो उसे अपने नाम के अंत में ओपीसी लिखना चाहिए, जिससे कि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इसके अतिरिक्त सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं। ऐसी कंपनियां जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए स्थापित नहीं की जाती हैं, उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है। उन्हें अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। क्योंकि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की स्थिति के आधार पर ही कंपनी के जुरिस्डिक्शन का एरिया डिसाइड होता है, इसलिए इस क्लॉज में किसी शहर या किसी अन्य स्थान का नाम नहीं लिखा होता है, बल्कि उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होता है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इस बात की जानकारी दे दी जानी चाहिए कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर स्थित होगा। तीसरा क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इस क्लॉज में कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है और इसमें कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमा को भी निर्धारित किया जाता है। कंपनी ऐसा कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकती है जो किसी कानून या कंपनी एक्ट की व्यवस्था के विरुद्ध हो, और साथ ही साथ कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। यदि कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा गया हो, तो ऐसा प्रत्येक कार्य व्यर्थ होता है और इसे अवैधानिक घोषित किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज को 2 भागों में बांटा जाता है, मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसके लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, और अदर ऑब्जेक्ट के अंतर्गत उन सभी ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कंपनी भविष्य में कार्य प्रारंभ कर सकती है। चौथा क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज।
इस क्लॉज में कंपनी के सदस्यों के दायित्व की व्याख्या की जाती है और यह बताया जाता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का दायित्व सीमित होगा या असीमित होगा। यदि कंपनी के शेयर होल्डर्स का दायित्व सीमित है तो वह दो प्रकार से हो सकता है, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। यदि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर्स का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर की कीमत का पूरा भुगतान नहीं किया है तो उसका दायित्व अनपेड राशि तक ही सीमित रहता है। इससे अधिक की राशि के लिए उससे मांग नहीं की जा सकती। यदि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो इसका अर्थ है कि कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के समापन की दशा में कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट देने की गारंटी देते हैं। यह दायित्व कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, बल्कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की सदस्यता के रहते यदि कंपनी का समापन हो जाए या कंपनी की सदस्यता त्यागने के 1 वर्ष के भीतर कंपनी का समापन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी को एक लिमिटेड राशि की गारंटी देते हैं, उस राशि का भुगतान किया जाता है। 5वां क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। यह क्लॉज केवल शेयर कैपिटल रखने वाली कंपनियों के लिए ही जरूरी है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कुल कितने रुपए की होगी, कुल कितने रुपए के शेयर्स जारी किए जाएंगे। सभी शेयर होल्डर्स का इसमें नाम उल्लेख किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुल कितने शेयर हैं। 6वां और अंतिम क्लॉज है एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज। इस क्लॉज में इनकॉर्पोरेशन के समय साइन करने वाले सभी व्यक्ति एक कंपनी को बनाने की घोषणा करते हैं। इस क्लॉज में साइन करने वाले सभी व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी रखी जाती है कि जैसे उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और उनका व्यवसाय क्या है। उनके साइन को गवाहों के द्वारा सर्टिफाई भी किया जाता है। यदि पब्लिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो कम से कम 7 व्यक्तियों का साइन होना जरूरी है। यदि प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो कम से कम 2 व्यक्तियों का साइन होना जरूरी होता है। और यदि 1 पर्सन कंपनी का निर्माण किया जाता है तो इस क्लॉज में सब्सक्राइबर का साइन होता है। साथ ही साथ उसे यह बताना होता है कि उसका नॉमिनी कौन है, जो कि सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में कंपनी का सदस्य बनेगा। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम अल्ट्रा वायरस शब्द को समझते हैं। लीगल टर्म में अल्ट्रा वायरस शब्द का अर्थ है बियॉन्ड पावर, अर्थात ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो शक्तियों से परे हो तो उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर कहा जाता है और इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट और कंपनी के कार्य की सीमा निर्धारित की जाती है, इसलिए यदि कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है जिसका उल्लेख मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं किया गया है तो ऐसे कार्य को व्यर्थ माना जाता है और इसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहा जाता है। जैसे यदि कोई कंपनी अपनी शक्तियों से बाहर जाके कोई कार्य करती है या कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्तियों से बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐसे सभी कार्य या कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायरस कहा जाता है और ऐसे सभी कार्य या कॉन्ट्रैक्ट शून्य माने जाते हैं। यदि कंपनी बियॉन्ड द पावर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है और इससे किसी व्यक्ति या संस्था को क्षति पहुंचती है तो कोर्ट में केस किए जाने पर इसका प्रभाव यह होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के लिए धन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित व्यापार के अतिरिक्त यदि कंपनी अन्य कोई व्यापार करती है तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कंपनी अल्ट्रा वायरस एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माल की आपूर्ति करती है या सेवा प्रदान करती है या किसी व्यक्ति को पैसा उधार देती है तो चूंकि यह कार्य इलीगल होता है और अवैधानिक घोषित किया जाता है, इसलिए इस कार्य के लिए वह उस व्यक्ति से भुगतान प्राप्त नहीं कर सकती है और न ही ऋण की वसूली कर सकती है। यदि लीगल एस्पेक्ट में बात की जाए तो अवैधानिक होने के कारण अल्ट्रा वायरस एक्ट कंपनी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। कंपनी किसी भी अल्ट्रा वायरस लेन देन के लिए किसी पर मुकदमा नहीं कर सकती है और न ही कोई व्यक्ति अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए कंपनी पर मुकदमा कर सकता है। अब यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई कंपनी अपने कानूनी ऋण को चुकाने के लिए अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है या लेन देन में पैसा उधार लेती है तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता कंपनी से अपना ऋण वसूलने का हकदार होता है। क्योंकि ऋणदाता ही उस पैसे का मालिक होता है, इसलिए वह कंपनी पर उस राशि को वसूल करने के लिए केस कर सकता है। कंपनी के व्यवसाय का संचालन कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा जनरल मीटिंग्स में लिए गए निर्णयों के आधार पर किया जाता है। पर यदि कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि अल्ट्रा वायरस हो तो उसे शेयर होल्डर्स के द्वारा भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि अल्ट्रा वायरस प्रकृति का न होकर के इंट्रा वायरस होता है, अर्थात उसका किसी बाहरी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे इंट्रा वायरस एक्ट को कंपनी के शेयर होल्डर्स रेगुलराइज कर सकते हैं। परंतु यह कार्य कंपनी के आंतरिक कार्य संचालन से संबंधित होना चाहिए। यदि कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जो कि डायरेक्टर्स की शक्ति के बाहर हो तो ऐसे अल्ट्रा वायरस एक्ट की शेयर होल्डर्स पुष्टि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाहर कोई कार्य किया गया हो तो उसे भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन करके शेयर होल्डर्स रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं। अब चूंकि कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे में रहते हुए कार्य करना होता है
तो सवाल उठता है कि क्या गलती हो जाने पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कंपनी एक्ट में दी गई कंडीशंस के अंतर्गत ही कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि हम नेम क्लॉज में अल्टरेशन या परिवर्तन की बात करें तो नेम क्लॉज में परिवर्तन दो कारणों से किया जाता है। पहला है भूल सुधार के कारण नाम में परिवर्तन और दूसरा है व्यापार की सुविधा के कारण परिवर्तन। यदि इनकॉर्पोरेशन के समय कंपनी के नाम को लिखते समय किसी प्रकार की भूल हो गई हो या कोई त्रुटि हो गई हो तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 12 महीने के भीतर एक साधारण प्रस्ताव के द्वारा कंपनी के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। दूसरी स्थिति में कंपनी अपने व्यापार की सुविधा के लिए अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए कंपनी को अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। विशेष प्रस्ताव के लिए जनरल मीटिंग में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी होता है। यदि कंपनी को केंद्र सरकार से अपना नाम बदलने की अनुमति मिल जाती है तो ऐसी अनुमति के 3 महीने के भीतर कंपनी को अपना नाम बदलना जरूरी होता है। कंपनी को अपना नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होता है और इस प्रस्ताव के पारित होने के 30 दिन के भीतर इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजनी होती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर दिया जाता है और उसके बाद ही कंपनी के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में 3 स्थितियों में परिवर्तन करना होता है। पहली स्थिति में यदि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को किसी एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में यह कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है और इसके लिए केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक सामान्य प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसकी सूचना 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजनी होती है। दूसरी स्थिति में यदि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को किसी एक ही राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में परिवर्तित करना चाहती है तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। क्योंकि इस स्थिति में शहर बदल जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में किसी बाहरी पक्ष पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसलिए कंपनी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति में कंपनी को अपनी साधारण सभा में 2/3 मेजॉरिटी के साथ विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है और इस प्रस्ताव के पारित होने की सूचना 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजनी होती है। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करना चाहे। ऐसी स्थिति में चूँकि राज्य में परिवर्तन हो रहा है इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में परिवर्तन की प्रक्रिया को जटिल रखा गया है। कंपनी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति में कंपनी को अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके बाद कंपनी को कंपनी लॉ बोर्ड की भी स्वीकृति लेनी होगी। ऐसे परिवर्तन के लिए कंपनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति तभी मिलती है जब प्रस्तावित परिवर्तन का कंपनी के किसी क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। थर्ड है अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। कंपनी एक्ट में कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनके अंतर्गत रहते हुए ही ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कंपनी अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में संशोधन कर सकती है या कंपनी अपने नए विकसित साधनों से अपने मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में संशोधन कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित किसी ऑब्जेक्ट को प्रतिबंधित करने के लिए या उस ऑब्जेक्ट का त्याग करने के लिए या कंपनी अपने संपूर्ण व्यवसाय या किसी भाग को बेचने के लिए या इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी किसी अन्य कंपनी के साथ एकीकरण करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन कर सकती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन करने की पूरी प्रक्रिया कंपनी एक्ट में विस्तार से बताई गई है। कंपनी एक्ट में यह बताया गया है कि ऐसा परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब कंपनी के क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स के हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि कोई क्रेडिटर कंपनी के इस परिवर्तन का विरोध करता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि कोई क्रेडिटर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन से सहमत नहीं होता है तो कंपनी को उसके ऋणों को या उसके दावे का भुगतान करना होता है। सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करके ऑब्जेक्ट क्लॉज में संशोधन को अनुमति देनी होती है। विशेष प्रस्ताव पारित होने के बाद कंपनी को कंपनी लॉ बोर्ड की भी स्वीकृति लेनी होती है। कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन मिलने के 3 महीने के भीतर इसकी सूचना कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजनी होती है। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है और सारी औपचारिकताएं पूरा होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी किया जाता है। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी होने के बाद ही कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। यदि हम लायबिलिटी क्लॉज में परिवर्तन या अल्टरेशन की बात करें तो कंपनी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी एक्ट में दी गई व्यवस्था के अनुसार लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। उसके लिए उसे नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके अतिरिक्त लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे उसके सदस्यों या शेयर होल्डर्स का दायित्व अनलिमिटेड हो जाए।
लायबिलिटी क्लॉज में यह परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात का प्रावधान किया गया हो। इसके लिए कंपनी को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। कंपनी अपने डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या मैनेजर के दायित्व को भी अनलिमिटेड कर सकती है। यदि कैपिटल क्लॉज के अल्टरेशन या परिवर्तन की बात की जाए तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान होने पर कंपनी साधारण प्रस्ताव पारित करके कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन कर सकती है। यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान नहीं किया जाता है तो कंपनी को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है और उसके बाद कंपनी कैपिटल क्लॉज में परिवर्तन कर सकती है। कंपनी एक्ट में बताए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए कंपनी नए शेयर्स को इशू करके अपनी शेयर कैपिटल में वृद्धि कर सकती है। शेयर कैपिटल का एकीकरण करके शेयर्स को अधिक मूल्य के शेयर्स में विभाजित कर सकती है। शेयर्स को कम मूल्य के अंशों में परिवर्तित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी शेयर्स को स्टॉक में और स्टॉक्स को शेयर में परिवर्तित कर सकती है। कंपनी अपने शेयर्स को रद्द कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में कमी भी कर सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे पार्षद अंतर्नियम भी कहा जाता है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल किया जाता है। इसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जहां यह बताया जाता है कि कंपनी का बाहरी सदस्यों के साथ संबंध कैसा होगा, वहीं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का उसके शेयर होल्डर्स के साथ पारस्परिक संबंधों को बताया जाता है। इसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी के कार्य के संचालन के नियम क्या होंगे, कंपनी कौन कौन से कार्य किस प्रकार से करेगी, कंपनी के पदाधिकारियों के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य और उनके क्या उत्तरदायित्व होंगे। इस प्रकार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के कार्य के संचालन के आंतरिक नियमों का उल्लेख किया जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक्ट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अधीन होता है। सभी कंपनियों के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना जरूरी होता है, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना और रजिस्ट्रार के पास फाइल करना सभी कंपनियों के लिए जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और गारंटी के द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाना और रजिस्ट्रार के पास फाइल करना जरूरी होता है। यदि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स की बात करें तो इसमें उन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है जिनका संबंध कंपनी के व्यवसाय के संचालन के आंतरिक नियमों से होता है। क्योंकि कंपनी के सभी कार्यों का संचालन कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा और उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, इसलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और उनके रिम्यूनरेशन के बारे में जानकारी दी गई होती है। चूँकि कंपनी के अधिकांश व्यावसायिक निर्णय कंपनी की जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा प्रस्ताव पारित करके लिए जाते हैं, इसलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जनरल मीटिंग्स की फंक्शनिंग कैसे होगी, वोटिंग के राइट्स किसको प्राप्त होंगे, वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा। इसके अतिरिक्त क्या शेयर होल्डर खुद वोट कर सकते हैं या उनके द्वारा प्रॉक्सी की सहायता ली जा सकती है, इसका भी उल्लेख आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। कंपनी के द्वारा अपने अकाउंट्स किस फॉर्म में रखे जाएंगे और कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिटिंग किनके द्वारा की जाएगी, इनसे संबंधित प्रोविजंस और गाइडलाइन की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में विस्तार से जानकारी दी जाती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स का कंपनी के साथ कैसा संबंध होगा और कंपनी के शेयर होल्डर के साथ किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पष्ट जानकारी दी जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यह बताया जाता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स होंगे, कंपनी के शेयर्स पर कॉल किस प्रकार से किया जाएगा, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट को कैसे इशू किया जाएगा, यदि कंपनी के शेयर्स को रोका जाना आवश्यक हो तो उन्हें कैसे रोका जाएगा, यदि शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी के शेयर्स पर भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो कंपनी के शेयर को फॉरफीचर कैसे किया जाएगा या कंपनी के शेयर्स को सरेंडर कैसे किया जाएगा। इन सभी बातों का उल्लेख कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। यदि कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन करना चाहें तो ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या होगा, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाने पर या शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंट हो जाने पर उसके शेयर्स की क्या स्थिति होगी, इस बात की भी जानकारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। यदि कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तित करना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसका भी उल्लेख आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। इसके लिए कंपनी की जनरल मीटिंग में एक साधारण प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसके बाद कंपनी के शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल का कैसे परिवर्तन या अल्टरेशन कर सकती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को घटा सकती है या कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रीअरेंज भी कर सकती है। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि कंपनी अपने लाभ का कितना हिस्सा रिजर्व के रूप में रखेगी और कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कंपनी का वाइंडिंग अप करना हो
तो वाइंडिंग अप के समय कंपनी की सभी एसेट्स का लिक्विडेशन कैसे किया जाएगा और वाइंडिंग अप के क्या प्रोसीजर होंगे, इन सब की व्याख्या भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में विस्तार से की जाती है। इस प्रकार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के समान आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस की संक्षेप में बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जहां कंपनी के ऑब्जेक्ट बताए जाते हैं, वहीं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उन्हें प्राप्त करने का तरीका बताया जाता है, इसलिए कंपनी के उद्देश्य प्राप्ति में यह बहुत सहायक होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाता है और कंपनी के शेयर होल्डर्स का कंपनी के साथ आपस में क्या संबंध होगा और कंपनी के व्यवसाय का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी जाती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से कंपनी के साथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में एग्रीमेंट माना जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के समान आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कंपनी की आंतरिक कार्य संरचना के बारे में जानकारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यदि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन या परिवर्तन की बात करें तो चूंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के व्यवसाय के संचालन के आंतरिक नियमों का उल्लेख होता है, इसलिए कंपनी समय समय पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आसानी से परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तुलना में अधिक सरल है। यदि कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करना चाहे तो कंपनी को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। विशेष प्रस्ताव के लिए कंपनी की साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी होता है। विशेष प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजनी होती है और इस प्रकार से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कंपनी एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे किसी शेयर होल्डर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। साथ ही साथ ऐसा भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो कि कंपनी एक्ट या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विरुद्ध हो। यदि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अंतर की बात करें तो 4 आधारों पर इनमें अंतर किया जा सकता है। यदि ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के उद्देश्य और कंपनी के कार्य की सीमा का उल्लेख किया जाता है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम और उप नियमों का उल्लेख किया जाता है। यदि हम रिलेशनशिप के आधार पर देखें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बाहरी दुनिया के साथ कंपनी का संबंध कैसा होगा इसकी व्याख्या की जाती है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के बीच में संबंधों की व्याख्या की जाती है। यदि हम अल्टरेशन या संशोधन के आधार पर इनमें अंतर की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में विशेष परिस्थितियों में ही परिवर्तन संभव है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके आसानी से संशोधन किया जा सकता है। यदि हम अल्ट्रा वायरस एक्ट या बियॉन्ड द पावर्स एक्ट के आधार पर इनमें अंतर की बात करें तो यदि कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार अल्ट्रा वायरस एक्ट हो तो कंपनी के शेयर होल्डर्स उस एक्ट की पुष्टि नहीं कर सकते। पर यदि कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं है, पर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार अल्ट्रा वायरस एक्ट है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ऐसे एक्ट की पुष्टि कर सकते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने कंपनी के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की सीमा बताने वाले डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के कार्य के संचालन के आंतरिक नियम बताने वाले डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही हमने कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस पर भी संक्षेप में चर्चा की। अगले लेक्चर में हम और भी बहुत से एजुकेशनल टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडी, टेक केयर। थैंक यू।